नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेट विजुअल आर्ट जून 2024 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 18 जून 2024 में, उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और यह वह पेपर है जो बाद में रद्द कर दिया गया था। आपने सुना होगा कि जून में जो है एक बार ऐसा हुआ था कि बाद में जो है यूजीसी नेट का पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। तो आज हम उसी पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। बेशक बाद में इसको 30 अगस्त को फिर से जो है इसको जो है वो कंडक्ट करवाया गया था। तो आइए अब हम देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे कलाकार कौन से हैं जो सिरेमिक के लिए विख्यात है। तो ऑप्शन में आपको बताना है कि सिरेमिक के विख्यात कलाकार कौन कौन से। ऑप्शन में दिया गया है पी.डी. दरोज। एक्चुअली में ये पी.डी. दरोज नहीं है, ये पी.आर. दरोज होना चाहिए था। ये शायद जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। और सेकंड में है गुरुचरण सिंह, पी.आर. पुचकन वाला, ज्योत्सना भट्ट, राघव कनेरिया। तो इसमें जो सिरेमिक कलाकार रहे हैं तो वो सबसे पहले है आपके पी.आर. दरोज है। और उसके बाद है आपके गुरुचरण सिंह है। और फिर है आपकी ज्योत्सना भट्ट। तो इस तरह से ए बी डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले जो आपके पी.आर. दरोज है, इनका जो जन्म हुआ है वो आपका 1944 जो है वो हैदराबाद, जो कि वर्तमान में तेलंगाना में है, और वहाँ पे हुआ था। और ये बहुत अच्छे जो है वो एक कलाकार रही हैं। उसके बाद जो आपके गुरुचरण सिंह जी हैं, इनका जन्म 1898 में कश्मीर में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है 1995 ईस्वी में हुई थी। गुरचरण सिंह जो है भारत के पहले ऐसे पोइट्री स्टूडियो में काम करने वाले बहुत ही फेमस कलाकार है। पोइट्री स्टूडियो मतलब कि इन्होंने सिरेमिक में जो है सबसे पहले काम किया था, तो इसीलिए इन्हीं को जो है इसका श्रेय जाता है। और उसके बाद यानी कि अगर हम जो है कहा जाए तो इनको इसका जनक भी माना जाता है। उसके बाद आते हैं ज्योत्सना भट्ट, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1940 में, और जो कि आपके गुजरात के बड़ौदा गांव में हुआ था। तो इस तरह से, और इनकी मृत्यु जो है वो हाल ही में जो है 2020 ईस्वी में हुई है आपकी ज्योत्सना भट्ट की। तो इस तरह से ये तीनों जो है आपके पी.आर. दरोज, गुरचरण सिंह और ज्योत्सना भट्ट जो है ये सिरेमिक यानी कि मिट्टी में जो है वो काम करने वाले एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट रही हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानवीय कामुकता को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करने वाले वॉन गो की पेंटिंग निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ऑप्शन में दिया गया है गार्डन ऑफ द गेशिएट, कैफे टेरेस एट नाइट, द बेडरूम या सनफ्लावर। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपके कैफ़े टेरेस एट नाइट। तो ऑप्शन नंबर बी। ये जो आपको पता है कि वान गो जो है ये एक प्रकार से मानवीय कामुकता को प्रतीकात्मक के रूप में प्रस्तुत करने वाले जो है ये उनकी पेंटिंग जो मानी गई है कैफ़े टेरेस एट नाइट को मानी गई है। वान गो का जन्म 1853 में हॉलैंड में हुआ था। और वान गो के जो प्रारंभिक काल जो है उसको हम जो है डच कहते हैं। इन्होंने बहुत सारी जो है वो ऐसी पेंटिंग बनाई हैं, जैसे कि जो है पीली वस्तु चित्र हो गया, गेहूं के खेत में कौवे हो गया, आलू भक्षी हो गया, सूरजमुखी के जो फूल है ये बहुत ही, इन्होंने इसकी एक जो सीरीज तैयार कर रखी थी सूरजमुखी के फूलों की। और बहुत सारी इसमें एक टॉपिक पे इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग इसका इन्होंने निर्माण किया था। तो इस तरह से जो है यहाँ पे कैफ़े टेरेस एट नाइट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विज्ञापन की वह श्रृंखला जो सभी दिशाओं से विभिन्न विधियों, विभिन्न माध्यमों यानी कि मीडिया द्वारा कार्य करती है तथा इस प्रकार निरंतर जारी रहती है, उसे कहा जाता है। तो वो आपको बताना है कि जो विज्ञापन के लिए हर तरह से जो है काम कौन करती हैं, चाहे वो जो मीडिया हो, चाहे वो विभिन्न विधियां हो, चाहे वो दिशाएं हैं, मतलब कि हर तरह से जो है वो एक ही चीज़ पे काम फोकस करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है विज्ञापन अनुसंधान, एडवर्टाइजिंग कैंपेन, वितरण चैनल या मार्केटिंग विपणन प्रबंधन। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैंपेन, एडवर्टाइजिंग कैंपेन। एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या होता है कि इसमें जो है सभी, यह एक जो है लोगों का एक समूह होता है। इसमें बहुत सारे लोग जो है वो उनके विचारों और विश्वासों की पर जो भी आपने विज्ञापन देना है उस पर एक जो कैंपेन तैयार करते हैं, जिसमें हर तरह का जो है वो एक ही लिंक,
एक ही विचार के साथ जो है वो सिंबल, पिक्चर्स आदि को ध्यान में रखते हुए एक जो है कैंपेन तैयार किया जाता है और उसमें जो है सभी लोग एक साथ काम करते हैं। और इस तरह से ऑप्शन नंबर बी एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 4 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे एक सूची 1 दी गई है और सूची 2 को आपस में मिलाना है। एक तरफ पेंटिंग के नाम दिए गए हैं और एक तरफ पेंटर दिए गए हैं। तो सबसे पहले है द स्टोन ब्रिज, द ब्रिज एट मैंटेस, द शिपरेक, और फिर है लैंडस्केप विद रेनबो। और उसके सामने दिया गया है टर्नर, रिम्ब्रेंट, कोरो, रूबेंस। तो सबसे पहले जो आपका आता है द स्टोन ब्रिज, द स्टोन ब्रिज जो है ये आपके हैं रिम्ब्रांट का है, तो एक का 2 हो जाएगा। रिम्ब्रांट का है ये द स्टोन ब्रिज, इन्होंने जो है ये चीज़ बनाया है। उसके बाद है द ब्रिज एट मैंटेस, तो ये कोरो का है, 2 का 3, एक का 2 है, एक का 2 2 जगह पे है, और 2 का 3 जो है वो इस तरफ बी की तरफ जो है वो ऑप्शन जा रहा है। उसके बाद आता है आपका द शिपरेक, शिपरेक जो है वो टर्नर का है, और ए का सी का 1 हो जाएगा। और लास्ट में है आपका लैंडस्केप विद रेनबो, और ये जो है आपका रूबेंस का है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इसमें कहा गया है कि हान राजवंश में लेखन पेन या ब्रश का आविष्कार किसने किया था। तो ये आपको बताना है कि उस समय जो है वो जो ब्रश का आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन में दिया गया है मैंग टीन, सेकंड है चू जिंग हुआन, फिर है हांगकांग, फिर है ली चाओ ताओ। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब मैंग टीन जो है एक आपको पता है कि सबसे पहले जो पेंटिंग जो है वो ब्रश का आविष्कार जो है वो चीन में हमें देखने को मिला है। तो चीन के ही है ये मैंग टीन, और इनका जो समयकाल माना जाता है वो माना जाता है 475 से लेकर 221 ईस्वी पूर्व इसका इनका समय माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक कब्र में जो है इनके जो इनकी कब्र थी, तो इसको जब जो है बाद में खोदा गया तो उसमें जो है एक लकड़ी का एक डंठल हमें मिला है और या फिर जो है एक बांस की नली थी जिसमें जो है वो बालों का एक गुच्छा था, मतलब कि वो एक प्रकार से ब्रश को शो कर रही थी। तो इस तरह से जो है हम ये मान सकते हैं कि उस समय जो है वो सबसे पहले जो है वो हमें ब्रश का आविष्कार या पेन का आविष्कार जो हुआ था वो हमें उसकी कब्र से हमें मिला था। तो इस तरह से जो है मैंग टीन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 6th पे है निम्नलिखित मूर्तियों को उनकी रचना वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कुछ आपको जो है मूर्तियाँ दी गई है तो उसको आपने सही सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले दिया गया है आपका क्यूबी डेविड स्मिथ, फिर है स्काई कैथेड्रल लुइस नेवलेंस, फिर है सिटी स्क्वायर जोकोमिती, और फिर है टैंक टोटेम डेविड स्मिथ। तो सबसे पहले जो आपकी जो पेंटिंग रही है या मूर्ति कला रही है वो रही आपकी सिटी स्क्वायर। तो ये सबसे पहले है। उसके बाद आती है आपकी स्काई कैथेड्रल लुइस नेवलिस, तो इस तरह से बी। और फिर आता है आपका नंबर 3rd पे है आपका टैंक टोटेम डेविड स्मिथ नंबर 3rd पे, और नंबर 4th पे जो है आपका आता है क्यूबी जो कि आपकी डेविड स्मिथ की है। तो इस तरह से सी बी डी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है कि वर्ष 1956 में केसियस पाणिकर द्वारा चित्रित तेल चित्र इनकी ऑयल पेंटिंग का चयन कीजिए। तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में जो इनकी ऑयल पेंटिंग दी गई है उसमें से हमने जो है सिर्फ और सिर्फ ऑयल पेंटिंग को ही चूज़ करना है जो कि केसियस पाणिकर की है। तो ऑप्शन में दिया गया है जेनेसिस, द गर्ल विद पानी टेल, गोल्डन वुमेन, हर्सेस, द स्ट्रीट म्यूज़िक। और इसमें से जो आपकी ऑयल पेंटिंग रही है तो वो है सबसे पहले आपका जो है जेनेसिस है, और उसके बाद है आपका गोल्डन वुमेन है, और फिर है आपका हॉर्सेस। तो ए सी डी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। केसियस पाणिकर जिनका जन्म जो है वह 1911 ईस्वी में, केसियस इनका जन्म जो है 1911 ईस्वी में हुआ था, और ये हुआ था आपके तमिलनाडु में हुआ था केसियस
का जन्म जो कि आपके कोयम्बटूर में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1977 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने चित्रकला का अध्ययन मद्रास कला विद्यालय से देवी प्रसाद राय चौधरी के सानिध्य में रहकर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और इसके बाद इन्होंने जो है दक्षिणी भारत में जो है इनको आधुनिक कला के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। किसको? केसीएस सी पानीकर को। तो इस तरह से यहाँ पे जो है इन्होंने इनकी जो ऑयल पेंटिंग रही है वो यही है, जेनेसिस है, गोल्डन वुमेन है और हॉर्सेस है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और इसमें कहा गया है कि गुजरात की पिथौरा लोक कला का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में है राठवा जनजाति, मालाकार वंश, कुर्मी समुदाय या काकी पद गल्लू समुदाय। तो जो आपके गुजरात की पिथौरा जो कला है इसका संबंध जो रहता है आपकी राठवा जनजाति से रहता है। राठवा जनजाति, ऑप्शन नंबर ए, राठवा जनजाति से रहता है और यह जो है जनजाति जिसमें जो है भीलाल, नायक और ताड़ी जनजाति से संबंधित भी है, जो कि गुजरात के छोटे से जो आपका छोटा उदयपुर है, कवात है, इसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करती है। और ये जो पिथौरा चित्रकला का नाम जो है जनजातीय देवता पिथौरा यानी कि पिथौरा बाबा के नाम पर रखा गया है। यह एक दीवार की पेंटिंग होती है और जिसमें मुख्य विशेषता 7 घोड़ों की रहती है। मतलब इसमें जो है दीवार पे 7 घोड़ों की एक पेंटिंग को बनाया जाता है और उसमें जो है काफ़ी सारे जो है वो एक जो वहाँ के जो प्रसिद्ध जो बाबा रहते हैं पिथौरा बाबा, उसके नाम से ये संबंधित पेंटिंग मानी जाती है। तो यहाँ पे है राठवा जनजाति से इसका संबंध माना गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यतः संस्थापन यानी कि इंस्टॉलेशन के लिए विख्यात कलाकार निम्नलिखित में से हैं। तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है वेद नायर, रमेश पटेरिया, अनीता दुबे, वी.आर. खजूरिया या सुबोध गुप्ता। तो इसमें से जो आपके संस्थापन कलाकार रहे हैं, मतलब कि इंस्टॉलेशन कलाकार रहे हैं, उनके आपको नाम बताना है। तो सबसे पहले है जो आपके हैं वो हैं वेद, वो आपके रमेश पटेरिया जी हैं, रमेश पटेरिया। ऑप्शन नंबर बी अनीता दुबे हैं और उसके बाद है आपके सुबोध गुप्ता है। तो इस तरह से रमेश पटेरिया, अनीता दुबे और सुबोध गुप्ता जी, ये तीनों के तीनों जो है वो इंस्टॉलेशन के प्रसिद्ध विख्यात कलाकार माने गए हैं। तो ए बी सी ई ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। जो आपके रमेश पटेरिया है इनका जन्म जो है वो 1937 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1952 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। और इन्होंने जो मूर्ति कला का जो प्रशिक्षण था वो इन्होंने शंकु चौधरी के सानिध्य में रहकर बड़ौदा विश्वविद्यालय गुजरात से हासिल किया था। तो इस तरह से यहाँ पे जो है रमेश पटेरिया जी है उनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आते हैं आपके अनीता दुबे। अनीता दुबे जो है इनका बर्थ 1958 में लखनऊ जो है आपके लखनऊ यूपी लखनऊ में हुआ था और ये भी एक समकालीन कलाकार है और इनको जो है कोची म्यूजियम बिएनेले की पहली महिला क्यूरेटर के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया था। तो ये भी एक जो है बहुत अच्छी इंस्टॉलेशन कलाकार रही हैं। और फिर हम जो बात करते हैं सुबोध गुप्ता की, सुबोध गुप्ता जिनका जन्म 1964 में आपके बिहार के खगौल गांव में हुआ था और इनका जो ये मुख्यतः जो इनको माना गया था, इन्होंने इसके अलावा इन्होंने संस्थापन कला के अलावा जो इनकी जो ख्याति रही है वह चित्रकला और मूर्ति कला में भी इनकी ख्याति रही गई है। तो इस तरह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें जो है संस्थापन कला के कलाकार पूछे गए थे। तो आपके रमेश पटेरिया, अनीता दुबे और सुबोध गुप्ता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की तरफ और इसमें दिया गया है निम्नलिखित प्रिंट मेकिंग कलाकृति को उनके सृजन वंश के अनुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कुछ आपको पेंटिंग दी गई है तो वो पेंटिंग आपको बतानी है कि उसको आपने सही क्रम में लगाना है कि किसकी को कैसे कैसे जिसकी जो है वो उनका निर्माण किया गया है। तो सबसे पहले है आपका मुकुल डे, रिवर लाइफ, अमल एचिंग या नंदलाल बोस, गांधी जी, लिनोकट या विनोद बिहारी मुखर्जी, मैन विथ
कैरियर, अशम अशम मुद्रण यानी कि लिथोग्राफ, और लास्ट में है रवि वर्मा रंगीन प्रेस रंगीन शिला मुद्रण ओलियोग्राफी जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि इसमें जो राजा रवि वर्मा है, क्योंकि देखो सबसे पहले जो है आपको पता है कि ओलियोग्राफी की जो प्रिंट मेकिंग जो मशीन है, मतलब कि जो प्रिंटिंग जो मशीन है यानी कि ओलियोग्राफी की जो मशीन है वो सबसे पहले राजा रवि वर्मा के द्वारा जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी, स्थापना उसकी की गई थी। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी, तो डी कहाँ कहाँ पे है, दो जगह पे डी है, सी में भी है और डी में भी है। और उसके बाद आते हैं आपके उसके बाद आते हैं आपके जो है ये विनोद बिहारी मुखर्जी जो कि वेस्ट बंगाल के थे, विनोद बिहारी मुखर्जी मैन विद एरियर यानी कि आपका लिथोग्राफी की खोज उसके बाद होगी थी, यानी कि असम मुद्रण का प्रयोग था। तो सी, अच्छा यहाँ पे सी ऑप्शन कहीं नहीं दिया गया था, कहीं नहीं दिया गया है। वैसे तो सही जो ऑप्शन है उसका वो यही वाला है। और उसके बाद आता है आपका मुकुल डे, जो आपके जो जिनको ड्राई पॉइंट का जो एक प्रकार से उनको इन्हीं के नाम से ही जो है वो इन्होंने ही जो इसकी शुरुआत की थी। फादर कहते हैं कि भारत में जो ड्राई पॉइंट की जो खोज की गई थी वो मुकुल डे के द्वारा ही की गई थी। और रिवर लाइफ और अमल लेखन एचिंग इनका माध्यम रहा है। और लास्ट में जो है आपका वो है नंदलाल बोस जो कि गांधी जी लिनोकट के द्वारा इन्होंने जो है काम किया गया था। तो बी सी ए डी सी ए बी, तो ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो वैसे तो सही क्रम इसका ये है, बट इसके भी इसमें अगर आपको कोई लगता है तो आप इसको इसका कमेंट के माध्यम से हमें इसका आंसर ज़रूर बताएं। पर मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ये जाता है, तो इस तरह से मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगी। तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से हमें इसका आंसर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन के ऊपर। इसमें कहा गया है कि अभी अभिलाषी तार्थी चिंतामणि में चित्रों पेंटिंग के वर्गीकरण की प्रमुख विशेषताएं वर्णित है। इसका लेखन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो जो आपकी ये जो बुक है आपकी अभिलषितार्थ चिंतामणि, तो इसमें जो पेंटिंग बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी सोमेश्वर के द्वारा। सोमेश्वर के द्वारा इस पेंटिंग को, यानी कि डी इज द राइट आंसर। मानसरोवर जिसे कि अभिलाषितार्थ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी जो शुरुआत है 12वीं शताब्दी में कल्याणी चालुक्य जो राजा थे सोमेश्वर तृतीय द्वारा रचित एक संस्कृत का ग्रंथ है। सोमेश्वर की ये जो सोमेश्वर जी है वो यही है, और ये जो है एक राजा रहे हैं जो कि तृतीय जो कि आपके 12वीं शताब्दी के जो चालुक्य वंश के जो राजा है, तो उन्होंने इसकी जो है यह एक संस्कृत ग्रंथ है और उन्होंने इसकी जो है शुरुआत की थी, जो वर्तमान में जो है कर्नाटक में शासन करता है। अगर हम आज की बात करते हैं तो ये जो जगह है वो कर्नाटका में है। यह एक विश्व कोशीय कार्य है, मतलब एक प्रकार से ये आपकी विश्वकोश कार्य है जिसमें राजनीतिक शासन, नैतिक, अर्थशास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, बयानबाजी, पशु चिकित्सा और बागवानी, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें जो चित्र या विषय जो है वो शामिल किए गए हैं। यह पाठ 11वीं और 12वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक संस्कृति और जानकारी का एक मूल्यवान स्रोत था। मतलब इसमें से हमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो 11वीं और 12वीं शताब्दी के समय जो कि भारत की संस्कृति जो रही है, मतलब कि कैसे लोग वहाँ पे उनकी संस्कृति रही है, कैसे वहाँ के लोग जो है उनका रहन सहन था, खाना पीना था, वेशभूषा थी, तो उसके बारे में हमें जो जो नॉलेज मिलती है वो इससे मिलती है। किससे मिलती है? अभिलाषितार्थ चिंतामणि, जो इसमें जो पेंटिंग दी गई है इससे हमें जो है वो काफ़ी नॉलेज हमें मिलती है। और इसको जो है 11वीं शताब्दी में सोमेश्वर तृतीय जो राजा थे उन्होंने इसका निर्माण किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पहाड़ी लघु चित्र कलाकारों को चिन्हित कीजिए। तो आपको जो पहाड़ी चित्रकार है उसके बारे में आपने बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है निहाल चंद, पंडित सेऊ, नैनसुख, मनकू, साबुद्दीन। तो जो पहाड़ी चित्रकार रहे हैं इसमें से तो वो है आपके पंडित सेऊ है और आपके नैनसुख है और मनकू है। तो इस तरह से बी सी डी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें दिया गया है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी में मल्टी कलर मुद्रण में आरंभ से पूर्णतः के क्रम को सही सोपान में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको सही सीक्वेंस में लगाना है। तो ऑप्शन में दिया गया है, पहला दिया गया है आपका पेज मेकिंग,
बाइंडिंग यानी कि जिसको हम बोलते हैं जिल्द साजी, फोटो कंपोजिंग या प्रिंटिंग मुद्रण या प्लेट मेकिंग। तो सबसे पहले जो है इसका जो सही जो सिस्टम है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं फोटो कंपोजिंग। फोटो कंपोजिंग सबसे पहले की जाती है और फ़ोटो कंपोजिंग सबसे पहले की जाती है और उसके बाद जो होता है वो होता है पेज मेकिंग। फ़ोटो के बाद हम जो पेज को सेट कर देते हैं और उसके बाद होता है प्लेट मेकिंग। फिर प्लेट को हम जो बनाते हैं और फिर उसका मुद्रण करते हैं और लास्ट में होता है आपका जल्दबाजी यानी कि बाइंडिंग जो है सबसे लास्ट में की जाती है। तो CA, तो CAE ऑप्शन नंबर 3 C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें कहा गया है कि रत्नावली कांत जो कि एक फीमेल आर्टिस्ट है, निम्नलिखित में से किस माध्यम की अपनी कृतियों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है सिरेमिक पोइट्री और नेक्स्ट है फाइबर ग्लास और टेराकोटा, फिर है रंगीन प्रिंट या स्टोन स्कल्पचर। तो इसका जो सही आंसर है जो आपकी रत्नावली कांत जी है, तो इनका जो संबंध रहा है ये फेमस जो है ये फाइबर ग्लास और टेराकोटा के लिए बहुत ही फेमस मानी गई है और ये जो है समकालीन भारतीय कलाकार रही है और जो कि पिछले 3 दशकों से जो है इन्होंने अपना एक अनोखी छवि जो है एक भारतवर्ष में जो है वो बनाई है, या हम यूँ कहें तो पूरी दुनिया में इनका जो है एक समकालीन चित्रकार के रूप में इनका योगदान रहा है। और ये इन्होंने मुख्यतः जो इनकी प्रदर्शनी रही है वो दृश्य कला इंस्टॉलेशन परफॉर्मेंस की से इन्होंने अपनी शुरुआत की थी और इसमें भी इन्होंने जो है फाइबर ग्लास और टेराकोटा का प्रयोग किया था। और इनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी वो इन्होंने शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय से इन्होंने मूर्ति कला में ललित कला के में उन्होंने अपनी जो है वो MA पास की थी। तो इस तरह से ये इनका यहाँ पे फाइबर ग्लास और टेराकोटा इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से एक्शन पेंटिंग के लिए विख्यात चित्रकार कौन है, तो आपको बताना है कि एक्शन पेंटिंग में जो विख्यात चित्रकार है उनके नाम बताओ। तो ऑप्शन में दिया गया है मार्क रोथको, डी कुनिंग, जैक टोवोरकोव, न्यूमैन। तो जो आपके एक्शन पेंटर जो रहे हैं तो वो है आपके डी कुनिंग और जैक टोवोरकोव। तो बी और सी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसमें जो आपके डी कुनिंग है इनका जन्म जो है 1904 में आपके नीदरलैंड में हुआ था और उसके बाद जो है इन्होंने जो है जो ये बहुत उसके बाद ये जो है अमेरिका चले गए थे और उन्होंने जो है अमेरिका की नागरिकता हासिल की थी और ये अमेरिका जो है 1962 ईस्वी में 1926 ईस्वी में जो है ये अमेरिका चले गए थे और ये वहाँ के नागरिक जो है वो स्थायी नागरिक जो है वहाँ के बन गए थे। और उन्होंने क्या किया था कि वहाँ पे जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब इन्होंने एक ऐसी शैली एक ऐसी चित्रकारी विकसित की थी जिसको बाद में जो है एक्शन पेंटिंग के नाम से जाना गया है, यानी कि उन्होंने अभिव्यक्तिवाद के रूप में या जिसको हम एक्शन पेंटिंग के रूप में भी जो है इसको हम जो मानते हैं तो वो डी कुनिंग जी थे। तो इस तरह से जो है इनका नाम जो है वो एक्शन पेंटिंग के साथ जोड़ा जाता है। और फिर है आपके जो है जैक टोवोरकोव है और इनका जन्म जो है वो 1900 में आपके अमेरिका में हुआ था और ये भी एक प्रकार से जो है वो एक्शन पेंटर यानी कि अभिव्यक्तिवाद के चित्रकार रहे हैं या इनको माना जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है निम्नलिखित मूर्तियों को उनके निर्माण प्रस्तुति के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन में कुछ आपको मूर्तियां दी गई है उसको आपने सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले है आपका पिएटा माइकल एंजेलो के द्वारा जो बनाई गई है, उसके बाद है रोनानी पिएटा वो भी माइकल एंजेलो की है, और फिर है डेविड माइकलो एंजेलो और लास्ट में है डेविड जिया लोरेंजो बर्निनी और लास्ट में उसके बाद है डेविड डोनातेलो। तो उसको आपने सही सीक्वेंस पे लगाना है। तो सबसे पहले जो आता है आपका वो है आपका जो आपकी डेविड डोनातेलो है, तो ये सबसे पहले आएगी आपकी जो कि आपकी कांस्य की बनी हुई प्रतिमा है और ये 1440 ईस्वी में बनी गई है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ई सबसे पहले आएगा आपका। ऑप्शन नंबर ई जो ये वाली है डोनातेलो वाली सबसे पहले जो है वो
बनाई गई मूर्ति है। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सबसे पहले यहाँ पे है। और उसके बाद आता है आपका बी, यानी कि जो आपका रोडानिनी पिएटा है वो माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई थी। और ये वाली जो मूर्ति है ये बनाई गई थी संगमरमर में बनाई गई है, और ये बनाई गई है 1552 में इसको बनाया गया था। उसके बाद बनाई गई है डेविड की, जो आपकी डेविड माइकल एंजेलो की मूर्ति है। और ये जो बनाई गई है ये भी मार्बल में बनाई गई है, और ये है 1501 ईस्वी में बनाई गई है। और उसके बाद नंबर ए पे है, उसके बाद नंबर ए आता है आपका पिएटा जो भी माइकल एंजेलो की है। और ये भी जो है वो करारा मार्बल में 1498 में बनाई गई है आपकी पिएटा माइकल एंजेलो वाली। और लास्ट में जो आती है आपकी डेविड जियालोरेंजो बर्निनी की, और जो कि आपकी जो है वो डेविड बर्निनी की बनाई गई है, और ये बनाई गई है 1623 में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ई बी सी ए डी इज द सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया गया है क्ले की सूखने की वह व्यवस्था जहां आगे का मुख्य कार्य किया जा सके, टेराकोटा में ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपको दिया गया है ठोस मृत्तिका का प्रतिरूपण, जिसको बोलते हैं क्ले मॉडलिंग, हार्ड क्ले, या फिर चर्म मृदु यानी कि लेदर सॉफ्ट, या मृदु मृत्तिका सॉफ्ट क्ले, या लेदर हार्ड। तो इसको कहा जाता है आपका लेदर हार्ड, मतलब कि आपका लेदर हार्ड कहा जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 18th क्वेश्चन पे। इसमें बोला गया है कि मुद्रण की वह प्रविधि जिसमें रबड़ रिलीफ का प्रयोग किया जाता है उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में दिया गया है प्लेनोग्राफी, उत्कीर्ण ग्रेव्यूर, फ्लेक्सोग्राफी, या ऑफसेट लिथोग्राफी। तो इसमें से जो है आपके रबड़ ब्लैंकेट का प्रयोग किया जाता है तो वो है आपकी फ्लेक्सोग्राफी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपने क्रॉस मैच करना है। तो सबसे पहले जो है आपका इसमें दिया गया है सूची 1 में दिया गया है लेदर, और फिर है A3, A5, A1, और सामने जो इसकी जो है वो जो इसके माप दिए गए हैं ये एक्चुअल में ये जो है वो कागज़ की शीटों के माप है कि जो आपकी जो प्रिंटिंग की जो पेपर होते हैं, जैसे कि आपका A4 होता है, A5, A6। तो यहाँ पे इस लेटर के वो दिए गए हैं, उसका सामने जो इसके जो है वो कि कितने सेंटीमीटर कितने mm का होता है तो वो इसमें कहा गया है। तो सबसे पहले आता है आपका लेटर, जो लेटर होता है वो होता है आपका 226 mm 216 mm इंटू 279 mm मिलीमीटर का होता है आपका जो लेटर होता है। और जो आपका A3 का जो कागज़ होता है और वो होता है 297 मिलीमीटर और 420 मिलीमीटर। और उसके बाद जो आपका 5A वाला होता है वो उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, और ये होता है आपका 148 मिलीमीटर इंटू 210 मिलीमीटर। और जो आपका A1 का पेपर होता है वो होता है आपका 594 मिलीमीटर इंटू 841 मिलीमीटर। तो इस तरह से 1 का 4 जो है वो एक ही ऑप्शन में है, तो 4 क्योंकि सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका 20th क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो इसमें भी सूची 1 में दिया गया है ड्राई पॉइंट, प्लेनोग्राफी, डाई सब्लिमेशन और रिलीफ प्रिंटिंग, और इसके सामने है स्टोन, कंप्यूटर प्रिंटिंग, लेटर प्रेस एंड इंटीग्लियो प्रिंटिंग। तो इसमें जो सबसे पहले आपका जो ड्राई पॉइंट है, ड्राई पॉइंट का संबंध जैसा आप सभी को पता है कि वो है आपके इंटीग्लियो प्रिंटिंग से है, क्योंकि ड्राई पॉइंट का जो संबंध होता है वो इंटीग्लियो के साथ ही इसको किया जाता है। और जो आपकी प्लेनोग्राफी होती है, प्लेनोग्राफी का संबंध जो है वो आपके स्टोन के साथ होता है, क्योंकि वो स्टोन मतलब कि आपके लिथोग्राफी जो प्लेन एक पत्थर के ऊपर जिसमें हम जो है वो नक्काशी करते हैं, तो उसका संबंध जो है आपके प्लेनोग्राफी का संबंध आपके स्टोन के साथ होता है। फिर आता है आपका डाई सब्लिमेशन का संबंध होता है आपके कंप्यूटर प्रिंटिंग के साथ, और रिलीफ प्रिंटिंग का संबंध होता है आपके लेटर प्रेस के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए का
4, ए का 4 जो है वो आपके ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, सिंपोजियम और रिपब्लिक नामक पुस्तकों के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो वो आपको बताने हैं। ऑप्शन में है सेंट अगस्टिन, अरस्तु और बर्नार्ड बुसेवेकेंट, और फिर है प्लेटो। तो जो आपके जो ये फेमस किताबें हैं, सिंपोजियम और जो रिपब्लिक नामक जो किताबें ही है दो, तो ये प्लेटो के द्वारा लिखी गई है, तो डी प्लेटो इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपस में आपने मिलान करना है। तो एक तरफ है राम कुमार कृष्ण खन्ना, तैयब मेहता, के जी सुब्रमण्यम, और उसके सामने है जो है इनकी कुछ ये कुछ जो है वो आर्टिस्ट है और उनके सामने इनकी पेंटिंग दी गई है। टेल्स ऑफ पुरापल्ली, लैंडस्केप ऑफ लद्दाख, बैंड वाला और काली। तो सबसे पहले आते हैं आपके राम कुमार। राम कुमार का संबंध जो होता है वो है आपके लद्दाख के साथ है, लद्दाख, लैंडस्केप ऑफ लद्दाख, क्योंकि राम कुमार जो है वो आपको पता है कि वो शिमला से बिलोंग करते थे, और इन्होंने जो है लद्दाख जाके, यानी कि किन्नौर, लाहौल स्पीति, लद्दाख जाके जो है वहाँ आगे वहाँ की जो उन्होंने जो पेंटिंग जो सीरीज़ जो है वो उन्होंने वो तैयार की थी। तो इस तरह से ए का जो है सेकंड ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है ए का सेकंड वाला। तो चलो बाकी भी हम जो है वो ट्राई कर लेते हैं। और बी में आता है आपका, बी जो है आपका कृष्ण खन्ना का है, बैंड वाला। और उसके बाद जो सी आपकी तैयब मेहता की काली जो एक चित्र है, इन्होंने बहुत ही सुंदर बनाया है काली माता का, तैयब मेहता ने। तो ये बहुत बड़े आर्टिस्ट रहे हैं तैयब मेहता। और फिर है आपका के जी सुब्रमण्यम, और इनका है आपका टिल्स ऑफ पूर्वापल्ली। तो इसका डी का 1 हो जाएगा। तो इससे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से उन व्यक्तियों को चिन्हित कीजिए जिन्होंने मुद्रण प्रिंटिंग माध्यमों में कार्य किया है तथा ग्राफिक आर्ट में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है आपका अमृता शेरगिल, ज्योति भट्ट, सनतकर, B.R. भास्करन और जयंत पारेख। तो इसमें से जो आपके इसमें पूछा क्या है, आपके प्रिंट मेकर के माध्यम में कार्य किया है और ग्राफिक आर्ट में भी जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसमें से अमृता शेरगिल एक ऐसी कलाकृति है, मतलब एक ऐसी आर्टिस्ट है जिनका योगदान सिर्फ और सिर्फ जो है पेंटिंग में ही रहा है। इसके अलावा ज्योति भट्ट है, आपके सनतकर है, और B.R. भास्करन है, जयंत पारीख है। तो सभी के सभी जो है ये चारों के चारों जो है इनका संबंध जो है वो प्रिंट मेकिंग और ग्राफिक आर्ट दोनों के साथ रहा है। तो यहाँ पे BCDE जो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक बुनाई यानी कि क्रिएटिव वीविंग से संबंधित नहीं है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है नेली सेथना, मोनिका कोरिया, मृणाली मुखर्जी और लीडिया मेहता। तो इसमें से जो नहीं है एक्चुअली में, जो आपकी जो नीली सेथना है ये भी है, मोनिका कोरिया भी है, मृणाली मुखर्जी भी है। इन्होंने जो है क्रिएटिव वीविंग के साथ जो है वो काम किया है, और इनकी जो काफ़ी जो इनकी जो भी कलाकृति रही है वो काफ़ी क्रिएटिव रही है। सृजनात्मक बुनाई में इन्होंने जो है वो काम किया है। लेकिन जो आपके लीडिया मेहता ऑप्शन डी जो है वो इनका संबंध इसके साथ नहीं है। तो यहाँ पे भी हमें जो है वो नहीं पूछा था, तो डी लीडिया मेहता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है आपका 26 क्वेश्चन, निम्नलिखित दक्षिणी भारतीय कांस्य चोल कालीन की काला विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो आपको बतानी है। तो इसमें से जो आपको पता है कि दक्षिण में जो आपको चोल कालीन जिस समय जो है वो कांस्य का युग चल रहा था, तो वो जो समय था वो था आपका 19th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी AD, मतलब 19वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में जो है वो दक्षिणी भारत में चोल काल के दौरान जो है वो कांस्य युग का समय चल रहा था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कलमकारी कला की 2 सुस्पष्ट शैलियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपको बताना है जो कि कलमकारी की 2 सुस्पष्ट कलाकृतियाँ शैली मानी गई है। तो सबसे पहले है आपका जो है चौका या गुटानो शैली, या श्री कलाहस्ती और मछली पट्टम शैली, अर्धो और अखो शैली, तांत्रिक और भरणी शैली। इसका जो सही आंसर है तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर बी, श्री
कला हस्ती और मछली पट्टम शैली जो है, ये दो कलमकारी कला की दो सुस्पष्ट शैलियाँ मानी गई है। ये जो शैलियाँ हैं ये आपके आंध्र प्रदेश की शैली है, और इसमें क्या होता है कि जो आपकी मछली पट्टम जो शैली होती है इसमें, या जैसे कि आपकी कला हस्ती है, कला हस्ती की पहले हम जो है बात करते हैं। तो कला हस्ती क्या होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो अपने सूती कपड़े के ऊपर जो आपके लोकल, जो आपके प्रकृति के जो रंग होते हैं उससे जो है उन कपड़ों के ऊपर, सूती कपड़ों के ऊपर जो है वो चित्रकारी ठप्पों के द्वारा जो है वो की जाती है, और उसमें बहुत ही सिंपल जो है वो नेचर से संबंधित उसमें रंगों का इस्तेमाल करके उसकी आकृति, उसकी जो डिज़ाइन होती है तो वो भी नेचर से संबंधित ही होती है। तो उसके उससे उसका वो टेक्सचर जो है वो तैयार करते हैं जिसमें बेल बूटे, फूल पत्तियाँ इत्यादि होती है। और वैसे ही जो आपकी मछली पट्टम होती है, तो इसमें भी क्या होता है कि इसमें जो आपकी सब्जियां होती है जैसे कि आलू हो गए या भिंडी हो गई या कोई और चीज़ होगी, तो उस पे रंग लगाकर उसका टेक्सचर जो है वो कपड़ों पे लिया जाता है। तो इस तरह से जो पेंटिंग होती है उसको जो कि कलमकारी के अंतर्गत आती है, जो कि आंध्र प्रदेश की है। तो इसी तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 क्वेश्चन है हमारा। एलोरा के भित्ति चित्रों के निम्नलिखित में से कौन से अवशेष अल्प क्षयित पाए जाते हैं? तो कौन से जो है वो पाए जाते हैं? तो आपको पता है कि एलोरा में तो है जो आपका कैलाश मंदिर है, जो कि गुफा संख्या 16 का कैलाश मंदिर ही है, जहाँ पे जो है इसके ही जो है अवशेष हमें पाए देखने को मिले हैं। तो और ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ। मूर्तिकारों द्वारा प्रयुक्त टेराकोटा से निर्मित मृदभांड उस मृतिका की परिणति है जिसे निम्नलिखित तापक्रम पर पकाया जाता है। तो उसको पकाया जाता है 1100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिखाया गया है मूर्ति कला की एक आधी आकृति के लिए निम्नलिखित में से किस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि जो अगर हमने जो है मूर्ति कला की एकाधिक कृतियाँ बनानी है तो उसके लिए हम जो है क्या यूज़ करते हैं? तो पीस मोल्डिंग करती है, प्रेस मोल्डिंग करती है, सिरेमिक शेल मोल्डिंग करते हैं, वेस्ट मोल्डिंग करते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं जो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं पीस मोल्डिंग का यूज़ हम इसमें करते हैं। तो फर्स्ट पीस मोल्डिंग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ है हाउस, फिर है ब्लाव राइटेर, फिर है ड्राई ब्रुके, फिर है ब्लाउज वियरर, और इसके सामने है 909 और 1919 1924 1905। तो इसमें जो सबसे पहले आपका जो हाउस है, हाउस जो है वो 1919 में एस्टेब्लिश किया गया था, और जो आपकी जो है ब्लाव राइटर है इनका संबंध जो है 1909 ईस्वी में किया गया था। और फिर जो आपके ड्राई ब्रुके है इसका संबंध जो है वो 1905 से है, और जो है ब्लाउ वीरियर जो है वो 1924 से इसका संबंध माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे भी क्या है कि निम्नलिखित टाइपोग्राफी संबंधी परिभाषिक शब्दावली को उनके महत्व के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको कुछ जो है वो टाइपोग्राफी के परिभाषित शब्द दिए गए हैं, उसको आपने एक सीक्वेंस में लगाना है, मतलब कि उसको आपने आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आते हैं आपके ब्लैक, रेगुलर, बोल्ड, लाइट, एक्स्ट्रा ब्लैक। तो सबसे पहले जो है आपके वो आपका आता है लाइट। सबसे पहले हम जो है यूज़ करते हैं लाइट का, और उसके बाद हम जो है यूज़ करते हैं रेगुलर का। डी बी कहाँ पे है? तो डी बी जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में है, एक बार चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका बोल्ड आता है नंबर 3 पे, बोल्ड है। और फिर आता है ब्लैक नंबर ए, तो ए, और लास्ट में आता है आपका जो है ई पे है आपका एक्स्ट्रा ब्लैक। तो पहले है लाइट, फिर रेगुलर, फिर बोल्ड, फिर ब्लैक, और लास्ट में एक्स्ट्रा ब्लैक। तो इस तरह से बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन की तरफ। पिकासो के निम्नलिखित चित्रों को उनके सृजन वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कुछ आपको पिकासो की कुछ आपकी पेंटिंग दी गई है, जैसे कि ग्वर्निका है, ड्रीम है, वायलिन है, वॉर एंड पीस है। तो उसको आपने सीक्वेंस में लगाना है, जो उसका एक प्रॉपर वे में जो सीक्वेंस है। तो सबसे पहले जो आती है आपकी वो आती है आपकी वायलिन,
फिर ड्रीम, फिर है ग्वर्निका, और जिसको उन्होंने जो है 1937 के आसपास जो है वो बनाया गया था, और लास्ट में जो है वो है वॉर एंड पीस। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर CBAD, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें भी आपको क्रॉस मैच करना है, जिसमें एक तरफ जो है वो कुछ चर्च वो स्थापत्य कला के कुछ चीज़ें दी गई है, मतलब कि जैसे कि आपका ब्लैक पगोड़ा हो गया, बेजेंटाइन चर्च हो गया, स्नानागार हो गया, गेसू हो गया, और उसके सामने जो है वो सिटाडेल नगर दुर्ग है, चर्च ऑफ जीजस, सूर्य मंदिर, हगिया सोफिया। तो सबसे पहले जो ब्लैक पगोड़ा है इसको ये कहते हैं सूर्य मंदिर को, फिर है आपका बेजेंटाइन चर्च और इसको कहते हैं हम हगिया सोफिया, और फिर है स्नानागार, आपको पता है ये आपका क्या है, ये सिस्टरटाइन जो है वो दुर्ग है, इनके नगर का एक दुर्ग है, सिटाडेल नगर दुर्ग है, और जो गेसू है, गेसू जो है आपका चर्च ऑफ जीसस है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या दिया गया है कि संरचनागत महत्ता की दृष्टिकोण से विज्ञापन एजेंसी सक्रिय के विभागों को शीर्ष स्तर से प्रारंभ करते हुए सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपने इसको एक सही एक सीक्वेंस में आपने इसको जो है वो रखना है। सबसे पहले है आपका जो है ट्रैफिक कंट्रोल, फिर है क्रिएटिव ग्रुप हेड, फिर है मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर है विजुलाइजर, और लास्ट में है आर्ट डायरेक्टर यानी कि कला निर्देशक। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मतलब कि आपका मैनेजिंग डायरेक्टर सबसे पहले आता है, फिर आता है आपका ट्रैफिक कंट्रोल, फिर आता है आपका जो है क्रिएटिव जो ग्रुप हेड होता है वो आता है, और उसके बाद आता है आपका कला निर्देशक यानी कि आर्ट डायरेक्टर, और लास्ट में आता है विजुलाइजर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन। गुजरात के सोलंकी प्रारूप के मंदिरों के उन्नयन के संदर्भ में सतह के शीर्ष के अनुक्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। तो आपने जो ये सोलंकी गुजरात के जो भी मंदिर बनाए गए हैं, जैसे पीठ है, मंडोवर है, शिखर है, प्रसाद है, इसको आपने एक सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले जो आते हैं आपके, तो सबसे पहले आता है आपका पीठ आती है, फिर मंडोर आता है, फिर शिखर आता है, फिर प्रसाद आता है। तो इस तरह से इसका जो सीक्वेंस है वो सही है। तो ABCD ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रविधियों में से सही उत्कीर्ण मुद्रण इंटीग्रल प्रिंटिंग तकनीक को चिन्हित कीजिए। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है मोनोप्रिंट, एचिंग, निक्षारण, ड्राई पॉइंट या लिनोकट मुद्रण। और इसमें जो है एक चीज़ और भी है, इसमें जो ई पॉइंट है उसमें दिया गया है मेजोटिंट है। तो इसमें जो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक्स है, लेकिन जो आपका मेजोटिंट है, तो इसमें से जो आपका जो इंटीग्रल प्रिंटिंग तकनीक में चिन्हित होता है वो आपका एचिंग होता है, ड्राई पॉइंट होता है, और ऑप्शन नंबर ई जो आपका मेजोटिंट वो होता है। तो BCE ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 38 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या है कि विज्ञापन मीडिया के आकार के अनुसार निम्नलिखित को बड़े से छोटे के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है मैगजीन यानी कि पत्रिका, मोबाइल पर सोशल मीडिया, होर्डिंग, समाचार पत्र और स्मार्ट वॉच। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा है, आपको पता है कि सबसे बड़ा इसमें से जो है वो होर्डिंग है। सबसे पहले सी, तो सी वाला पॉइंट देखते हैं। तो सी है, इसमें एक ही ऑप्शन है सी की। उसके बाद आता है सॉरी डी जो है आपका समाचार पत्र है, होर्डिंग बाद समाचार पत्र है। उसके बाद आपका जो है मैगजीन आती है, और फिर आता है आपका मोबाइल सोशल मीडिया वाला, और फिर आती है स्मार्ट वॉच। तो इस तरह से सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है ट्रिप ऑफ लेबर, फ्लाइट, टॉयलेट, डिवोटी, और इसके सामने है डीपी राय चौधरी, PV जानकीराम, शंकर चौधरी और चिंतामणि कर। तो आपको पता है कि इसमें कुछ उनकी जो है कृतियाँ दी गई है और कुछ आर्टिस्टों के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले है आपका ट्रिप ऑफ लेबर। आप सभी को पता है कि ये DP राय चौधरी की
पेंटिंग है। फिर फ्लाइट है, फ्लाइट आपकी जो है वो चिंतामणिकर की है। और टॉयलेट जो है वो आपके शंकु चौधरी का है। और जो डिवोटी है वो आपके पीवी जानकीराम जी की है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें सबसे पहले है इंटीग्रो प्रिंट मेकिंग की तकनीक जैसे कि एचिंग एक्वांटेंट को आरंभ से अंतिम परिणति को सही अनुरूप में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको बताना है सबसे पहले है आपका अमल, जैसे रसायन में प्लेट का निक्षारण या सुई नीडल से प्लेट पर रेखांकन या प्लेट पर ग्राउंड लगाना, निक्षारित प्लेट पर स्याही का अनुप्रयोग या प्लेट से प्रिंट लेना। तो सबसे पहले जो आता है आपका वो सबसे पहले हम करते हैं सुई निडल, मतलब सबसे पहले हम जो है उसका रेखांकन करते हैं, सुई या निडल से उसका रेखांकन करते हैं सबसे पहले। और उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लेट पर ग्राउंड लगाते हैं। सी ए बी पहले है, तो बी में एक ही ऑप्शन है देखो यहाँ पे बी और सी। उसके बाद हम करते हैं उसमें एसिड अम्ल जैसे रसायन प्लेट पर जो है एसिड का प्लेट का निक्षारण करते हैं। और उसके बाद आता है आपका डी, यानी कि निक्षारित प्लेट पर स्याही का अनुप्रयोग करते हैं। जब उसमें हमने एसिड डाल दिया तो उसके ऊपर हम जो है स्याही का प्रयोग करते हैं, ताकि वो स्याही जो है जहाँ जहाँ हमने जो पेंटिंग बनाई है या जो भी हमने जो निडल से जो हमने जो रेखांकन किया है तो उस पर वो स्याही फैल जाती है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, उसका प्रिंट आउट लेते हैं। तो जैसे BCADE इज़ द राइट, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे है स्टेंसिल मुद्रण विधि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो वो जैसे कि आपकी सिल्क स्क्रीन है, स्क्रीन प्रिंट है, पोशाए है और रंजक उदातीकरण यानी कि डाई सेमिलेशंस। तो इसमें जो नहीं है तो वो नहीं है आपके डाई, मतलब कि जो हम जो जैसे दुपट्टे डाई करते हैं ना, तो वो वाली चीज़ जो है वो आपकी स्टेंसिल मुद्रण में नहीं होती है। बाकी पोशाए भी है, स्क्रीन प्रिंटिंग है और आपका जो सिल्क प्रिंटिंग है, ये तीनों के तीनों इसमें जो है वो होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे भी आपने आपस में इसको मिलाना है। तो सबसे पहले एक तरफ है कुषाण गांधार फैज, शुंग काल, गुप्त काल, कुषाण, मथुरा फैज। और इसके सामने दिया गया है 1800 BC से लेकर 76 BC, 300 AD से लेकर जो है 6 सेंचुरी AD तक। और फिर है फर्स्ट 3rd सेंचुरी AD और फिर है 1st सेंचुरी BC से लेकर 5th सेंचुरी तक तो है। तो सबसे पहले जो आपके कुषाण जो कि आपके गांधार का समय भी रट रहा है, तो ये रहा है आपका फर्स्ट से लेकर 3rd सेंचुरी तक AD तक जो है वो माना जाता है कुषाण का समय। उसके बाद आता है आपका शुंग का समय जो है वो 188 BC बिफोर क्राइस्ट और 76 BC ईसा पूर्व माना जाता है। फिर गुप्त काल, आपको पता है कि गुप्त काल जब आए थे तो वो आपके 300 BC AD से लेकर 6 सेंचुरी तक आए थे। और जो आपके मथुरा में जो आपके कुषाण थे, पहले गांधार का पहले था, उसके बाद जो मथुरा के थे वो आपके थे पहली से लेकर यानी कि प्रथम शताब्दी से लेकर जो है 5वीं शताब्दी तक जो है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी तक इसको माना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित मूर्तिकारों को उनके जन्म तिथि के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए कि उनका जन्म कैसे हुआ। जैसे कि आपके धनराज भगत है, अमरनाथ सहगल है, लीडिया मेहता है और रामकिंकर बैज है और मृणाली मुखर्जी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धनराज भगत की। धनराज भगत जिनका जन्म जो है वो 1917 में हुआ था। और जो अमरनाथ सहगल है तो उनका जन्म 1922 ईस्वी में है। लीडिया मेहता इनका जन्म जो है वो 1923 ईस्वी में है। और जो आपके ये है रामकिंकर बैज जी है, रामकिंकर बैज का जन्म 1906 ईस्वी में माना जाता है। और जो मृणाली मुखर्जी है तो ये 1949 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़े हैं तो वो है आपके 1906, मतलब कि रामकिंकर बैज। तो रामकिंकर बैज सबसे बड़े हैं। तो इस तरह से सबसे पहले जो आपके आएंगे तो वो आएंगे आपके रामकिंकर बैच डी। तो डी ऑप्शन कहाँ पे है, 2-3 जगह पे है, तो डी हो गया। उसके बाद आते हैं आपके रामकिंकर बैच पहले नंबर पे हो गया। फिर आते हैं आपके जो है वो ए धनराज भगत, 1917 इनका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आते हैं आपके बी मतलब अमरनाथ सहगल 1922 है। फिर जो आपके लीडिया मेहता है 1923 इनका है तो बी। और फिर ई में आते हैं मृणाली मुखर्जी, तो DABCE, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 44
4 क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1960 और 70 के दशक में न्यूक्लियर रागिनी का चित्रांकन किसने किया था? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है ए रामचंद्रन, ओम प्रकाश, अर्पिता सिंह या गुलाम मोहम्मद शेख। तो वो किया था आपके ए रामचंद्रन के द्वारा। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन। अजंता गुफाओं के चित्र पेंटिंग निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो आपको बतानी है जो कि अजंता गुफा की पेंटिंग है। तो पहले है आपकी गज जातक की कथाएं, या जिसको हम बोलते हैं, और सेकंड में है मृत्युशैया पर राजकुमारी, ये भी है, ये भी है। और फिर क्या है आपका श्याम वर्ण अप्सरा, यानी कि द डार्क कॉम्प्लेक्स्ड अप्सरा, जो ये भी है, जो एक श्याम वर्णी अप्सरा है, वो भी है। पद्म पानी बुद्धस्त्व भी है। फिर यशोधरा और राहुल से बुद्ध का भिक्षा मांगना, तो ये भी है। तो इस से ए बी सी डी ई सारे हैं। तो कहाँ ऑप्शन ए बी सी डी? तो ए बी सी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन की तरफ। कलाकृति द ट्विटरिंग मशीन 1922 से संबंध कलाकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो वो आपको बताना है मीरो है, अर्नेस्ट है, पॉल क्ली है या कंडस्की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पॉल क्ली। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कला के किस टीकाकार को तर्कसंगत, रहस्यवाद और आदर्शवाद के संदर्भ में विवेचन किया गया है? फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, जितना भी जो जो ये क्वेश्चन पेपर है, जिसका जो इसका जो लेवल है, इतना हाई डाल रखा है इन्होंने, मतलब इतना टफ से टफ क्वेश्चन पूछे हैं। तो मतलब एक प्रकार से अगर हम जो है कहे, तो ये इसको रद्द करने का जो जो ये पेपर जो कैंसिल हुआ था, तो ये सच में ही कैंसिल के लायक था, क्योंकि बहुत ही टफ से टफ, बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। और हालांकि इसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस पेपर में रिपीट हुए हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो नए जो है वो बनाए गए हैं। तो शायद यही रीज़न रहा होगा कि ये पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। क्योंकि जब पेपर सेट होता है तो एक ऐसी मेंटलिटी के साथ होता है कि इसमें सभी बच्चे जो है वो उसको कर सके, मतलब कि उसका जो मॉडरेट सा उसका लेवल रखा जाता है। लेकिन जो यहाँ पे जो मैं पेपर देख रही हूँ, इन क्वेश्चनों को देख रही हूँ, कि मैं सही से प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पा रही हूँ। इतने टफ से टफ वर्डिंग और ऐसे क्वेश्चन जो है इसमें डाले गए थे इस क्वेश्चन पेपर में, या इस वाले पेपर में, कि जो पहले हमने कभी नहीं पढ़े थे, या मतलब बहुत कम हमने, या हमने सिर्फ कभी जो है वो ध्यान नहीं दिया था कि ये वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपने हर क्वेश्चन या हर चीज़ पे फोकस करना है। तो यहाँ पे भी यही कहा गया है कि निम्नलिखित में से कला के किस टीकाकार ने तर्कसंगत, रहस्यवाद और आदर्शवाद के संदर्भ में विवेचन किया था? तो वो थे आपके अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन, भट्टलोलट और भट्टनायक। तो इसमें से है आपके आनंदवर्धन। आनंदवर्धन जो थे, इन्होंने जो है वो ध्वन्यालोक की टीका, ध्वन्यालोक लोचन नाम से भी इन्होंने लिखी है। तो यहाँ पे भी जो है इसका बी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन की तरफ। रविंद्रनाथ टैगोर के निम्नलिखित चित्रों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उनकी कुछ पेंटिंग दी गई है, उसको अपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले है आपकी जो है द पासिंग ऑफ शाहजहां, उमर ख्याम श्रृंखला, द अरेबियन नाइट्स श्रृंखला या अभिसार। तो इसका जो सही क्रम है, तो वो सबसे पहले आते हैं आपके अभिसार। सबसे पहले इन्होंने ई, तो ई कहाँ पे है? ई एक ही ऑप्शन में है, तो हमारे हमें एकदम से वो मिल जाएगा। ई अभिसार सबसे पहले है। उसके बाद जो है आपका पासिंग ऑफ द शाहजहां है, और फिर उसके बाद है उमर ख्याम श्रृंखला, जो नंबर 3 पे है, और नंबर 4 पे है उमा, और नंबर 5 पे है द अरेबियन नाइट्स ऑफ श्रृंखला। मतलब सबसे लास्ट में जो है ये चीज़ बनाई गई है। पहले है अभिसरा, फिर है पासिंग ऑफ शाहजहां, फिर है उमर ख्याम श्रृंखला, फिर उमा, और लास्ट में है द अरेबियन नाइट्स ऑफ श्रृंखला। तो इस तरह से बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन की तरफ। जियान लोरेंजो बननी की कृति डेविड 1623 किस संग्रहालय में रखी गई है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है गैलेरिया डेल अकेडेमिया फ्लोरेंस, गैलरिया बोगिज़र रोम, सांता मारिया डेल विक्टोरिया रोम, और उसके बाद है नेजियो नेल डी बर्निगो फ्लोरेंस।
तो इसका जो सही आंसर है तो वो रखा गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि गैलेरिया बोर्गिस रोम में इसको रखा गया है। किसकी? जो आपके जियान लोरेंजो बर्निनी की कृति है डेविड, जो 1623 में है, तो उसको यहाँ पे रोम में रखा गया है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 50 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से विज्ञापन से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्तियों को चिन्हित कीजिए। जो आपने विज्ञापन से संबंधित जो है उनको आपने बताना है। तो पहले है आपके विलियम बर्नबैक, रोजर रीव्स, लियो बर्नेट, फर्डिनांड होल्डर या भारत भाभोलकर। तो इसमें से जो सही है, जो आपके प्रसिद्ध विज्ञापन व्यक्ति जो रहे हैं वो पहले आपके विलियम बर्नरबैक भी है, रोजर रीव भी है और लियो बर्नेट भी है। तो ए बी सी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 51 क्वेश्चन। हेलेबिट्स के हॉयसलेश्वर मंदिर में वीणाधर सरस्वती पट से सरस्वती के वाहन को चिन्हित कीजिए। तो आपने इसके जो है वाहन को बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है शेर का प्रतिनिधिधान प्रतिरूप, या मत्स्य का प्रतिनिधान, या सर्प का प्रतिनिधान, या पक्षी का प्रतिनिधान। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जो आपके वीणाधर सरस्वती है, तो इसमें जो है वो पक्षी का प्रतिनिधान यानी कि प्रतिरूप दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 52 क्वेश्चन की तरफ, और इसमें दिया गया है मल्टीमीडिया में प्रयुक्त टिफ TIFF शब्द का पूर्ण रूप है। तो आपने इसको बताना है कि टिफ की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया गया है टारगेट इमेज फाइल फॉर्मेट, ट्रू टाइप इमेज फाइल फॉर्मेट, या टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, या ट्रिम्प इमेज फाइल फॉर्मेट। तो इसका जो सही आंसर है कि ट्रिफ का जो फुल फॉर्म होती है TIFF, तो वो होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। जो आपको एक फ़ाइल जो है वो आपको आपके नाम की टैग की जाती है, तो उसको हम जो है शॉर्ट फॉर्म में टिफ कहते हैं, मतलब, और उसको फुल फॉर्म में जो है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 53 क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित दार्शनिकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कुछ आपको दार्शनिक दिए गए हैं, उसको आपने सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले है आपको कार्ल गुस्ताव जंग, वर्नन ली, हर्बर्ट रीड और सुसेन कैथरीना लैंगर। तो सबसे पहले जो आता है आपका, तो वो सबसे जो बड़े हैं वो है आपके वर्नन लीन है, और इनका जो बर्थ है वो हुआ था 1856 में। 1856 में जो है वो वर्नन ली का बर्थ है। तो बी ऑप्शन सबसे पहले है। तो बी का हमारे पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो हम पहले इसको टिक कर देते हैं। फिर आते हैं आपकी जो है कार्ल गुस्ताव जंग। तो इनका जो बर्थ हुआ है वो हुआ था 1857 में। 1857 में इनका बर्थ है। और उसके बाद है हर्बर्ट रीड, और हर्बर्ट रीड का जो बर्थ हुआ है वो है 1893 में। और जो लास्ट में है आपके लैंगर जी, और इनका जो बर्थ है वो है आपका 1895 में। तो इस तरह से सबसे पहले आते हैं आपके जो है वर्नन ली, फिर आते हैं गुस्ताव जंग, फिर हर्बर्ट रीड, और लास्ट में लैंगर आते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 54 क्वेश्चन की तरफ। समरांगण सूत्रधार के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है नगनजीत, सोमेश्वर, राजा भोज या श्री कुमार। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो बहुत बार पूछा गया है। कहीं पे जो है आपसे ये पूछते हैं कि इसके लेखक कौन है, कई बार पूछते हैं कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे जो इसके जो लेखक रहे हैं वो है राजा भोज सिंह। राजा भोज सिंह के समय में जो है इन्होंने जो इस समरांगण सूत्रधार को लिखा गया था, और ये इसका निर्माण इन्होंने जो है 11वीं शताब्दी में किया था। और यह जो है एक इसमें जो ये ग्रंथ लिखा गया है उस पर वास्तुकला पर काव्य ग्रंथ है, मतलब कि ये वास्तुकला के ऊपर इसमें लिखा गया है। तो उसका ये जो है काव्य ग्रंथ है, और इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो इस तरह से जो है राजा भोज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 55 क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया था कि उत्तर भारत की वह लोक कला निम्नलिखित में से कौन सी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं का चित्रण प्रमुखता से किया गया है? तो ऑप्शन में है टिकुली,
निमांडी, पिछवाई या पिथौरा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो उत्तर भारत में जो है वो पिछवाई एक ऐसी कला है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण की कलाओं का या उनकी लीलाओं का बहुत अधिक जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण के पीछे जो है एक पीछे से जो इसका इसका जो अर्थ होता है, पिछवाई का मतलब होता है कि वह जो पीछे से लटकता है। मतलब संस्कृत में अगर पिच का शब्द अगर हम जो है कहे तो वो होता है वाइस। वाइस का अर्थ होता है लटकना, मतलब कि जो पीछे से जो है चित्रों में लटता है। तो आमतौर पे ये जो है कपड़ा होता है और इस पे भगवान श्री कृष्ण को सुंदर तरीके से जो है वो चित्रित किया जाता है। मतलब कि ये पिछवाई एक कपड़े पे की गई भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग है और यह जो है काफ़ी मंदिरों में, जो कि आपके विशेष रूप से जो आपके राजस्थान में है, नाथ द्वार में है, श्रीनाथ मंदिर जी है, तो वहाँ पे भी जो है इस तरह की जो है वो हमें इस तरह की कलाकृति देखने को मिली है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 56 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपस में इसमें दिया गया कि मुद्रण प्रिंटिंग प्रविधि में प्रयुक्त सही सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी है। तो उसमें आपको कुछ सामग्री दी गई है, उसको आपने सही सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले आता है आपका जो है नाइट्रिक एसिड, ड्राई पेस्टल, जिंक प्लेट या कृत्रिम गोंद, और फिर लास्ट में है जल रंग वेल की वाटर कलर। तो सबसे पहले जो इसमें आता है, जो इसको एक जो सही जो होता है, सबसे पहले आता है आपका नाइट्रिक एसिड, उसके बाद आती है जिंक प्लेट, और फिर आता है आपका जो है जिंक प्लेट और रेजिन कृत्रिम गोंद। तो ये जो है आपके 3 के 3 तो यही है। पहले आपका जो है नाइट्रिक एसिड है, फिर आपकी जिंक प्लेट है और आपका कृत्रिम गोंद है। तो सी पे है ये जिंक प्लेट, मैंने जिंक प्लेट के लिए कहा था जिंक प्लेट, और जो है आपका नाइट्रिक एसिड और कृत्रिम गोंद। तो ए सी डी तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 57 क्वेश्चन की तरफ, और इसमें दिया गया है कि चीनी सुरंग को निम्नलिखित में से किसने स्थापित किया था। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है वू ताओ त्वजू, चान त्वजू चिन, या ली चौन, या हसीन हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जो है ये क्या कहते हैं हसीन हो, हसीह हो के द्वारा जो है ये चीनी सुरंग को स्थापित किया गया है। तो इस तरह से डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 58 क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे क्या है कि तीशियान के कलाकृतियों के सृजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे तीशियान के द्वारा जो कुछ पेंटिंग दी गई है उसको सही सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले है आपका आदम और ओहा जैसी धार्मिक पेंटिंग बनाना, फिर है स्कूल डेल सेंटो के लिए सेंट एथिनो के चमत्कार विषयक 3 भित्ति चित्रों की श्रृंखला बनाना, फिर है चार्ल्स वी की पूर्ण आकार पोर्ट्रेट की प्रतिलिपि बनाना, और फिर है आपका पोप पोल 3 का सामूहिक पोर्ट्रेट बनाना, और लास्ट में है आपका फिलिप सेकंड के लिए मिथिक दृश्यों संबंधी पेंटिंगों की श्रृंखला बनाना। तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो आता है आपका जो ये है चार्ल्स वी की पूर्ण आकार पोर्ट्रेट की प्रतिलिपि। तो ये आपके पहले नंबर पे है। अब सी देते, सी कहाँ पे, सी यहाँ पे एक ऑप्शन में है। तो सबसे पहले आपका आता है सी, फिर आता है डी, फिर होता है क्या पोप पाल थर्ड का सामूहिक पोर्ट्रेट बनाना, और उसके बाद होता है आपका आदम और इवा जैसी धार्मिक पेंटिंग बनाना, और उसके बाद है आपका नंबर 4 पे है स्कूला डेल सेंटो के लिए सेंट एथिनस के चमत्कार विषयक 3 भित्ति चित्रों की श्रृंखला बनाना, और लास्ट में आता है आपके सामने कि फिलिप सेकंड के लिए मिथिक दृश्य संबंधी पेंटिंग की श्रृंखला बनाना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया गया है कि देवगढ़ मंदिर में ईश्वर और उनसे संबंधित सवारियों के सही युग्मों का चयन कीजिए। तो आपको ये बताना है जो उसमें जो है युग्म दिए गए हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो वो आपको बताने हैं। तो इस सबसे पहले है आपको दिया गया है हाथी पर इंद्र, और फिर है भैंसे पर अरुण, और फिर है मकर पर यम, और या फिर मानवाकृति पर नृत्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सबसे पहले आते हैं आपके जो है ये हाथी और इंद्र, हाथी पर इंद्र ये भी है, और फिर है आपकी मानवाकृति पर नृत्य। तो बाकी भैंसे पे वरुण ये भी नहीं है, और यम पर मकर पर यम ये भी नहीं है। तो हाथी पर इंद्र और जो मानवाकृति पर नृत्य ये
जो है दो हमें जो देवगढ़ के मंदिरों में जो है ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जो वहाँ की दीवारों पे पेंटिंग की गई है। तो इस तरह से ए और डी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 60 क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे कहा गया है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के पेज लेआउट, टाइपफेस, टाइप साइज, ग्राफिक्स आदि की परिशुद्धि प्रस्तुति को निम्नलिखित में से किस परिभाषिक शब्दावली के द्वारा निरूपित किया जाता है। ऑप्शन में है CTP, CMS या वाई वाइसिविंग या मैजिंग मैक्सिंग मैजिक्स। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपका जो है वाई सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 61 पे पूछा गया है निम्नलिखित कलाकारों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कुछ आपको कलाकार दिए गए हैं, उसको आपने सही सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले जो है दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर, फिर है राजा रवि वर्मा, जेमिनी रॉय, अमृता शेरगिल। तो अगर ये तो जो सबसे आसान ही है, क्योंकि आपको पता है कि राजा रवि वर्मा तो सबसे बड़े होंगे, राजा रवि वर्मा सबसे बड़े होंगे, क्योंकि इनका जो जन्म है वह जो है 1848 ईस्वी में केरल में जो है हुआ था। तो सबसे पहले तो यही है। अब बी ऑप्शन जहाँ पे है तो देखो बी पहले फर्स्ट पे है, तो ये भी एक की जो है वो ट्रिक होती है। आप चाहे एक ही ऑप्शन से जो है वो सर्च करें, आपको फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर बाकी ऑप्शन में कहीं कहीं पे भी बी आगे नहीं है तो जो एक है आप उसी को ही जो है वो आंसर मान सकते हैं। तो इस तरह से जो सबसे पहले आते हैं आपके राजा रवि वर्मा, उसके बाद आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और जिनका जो है 1871 पे है इनका बर्थ, और फिर आते हैं आपके जेमिनी रॉय, और फिर लास्ट में आते हैं अमृता शेरगिल। तो इस तरह से अमृता शेरगिल का 1913 है, और जो आपके जो जेमिनी रॉय है, जेमिनी रॉय का जो जन्म पीरियड है वो है आपके 1887 जो है वो जेमिनी रॉय का है। तो इस तरह से जो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 62 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कहा गया है कि वैंग चीह ने निम्नांकित में से किस वर्ष डायमंड सूत्र ए डी क्रॉस ऑफ इंडिया बुद्धिस्ट टेक्स्ट स्क्रॉल का मुद्रण किया था। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया 1268, 686, 668 या 368। तो वो किया गया था 868 ईस्वी में जो है इन्होंने जो है सबसे पहले इसका स्क्रॉल का मुद्रण किया गया था। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 63 क्वेश्चन। निम्नांकित में से उन मूर्तिकारों को चुनिए जो अपनी स्मारकीय मूर्तियों के लिए विख्यात है। तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है कृष्णा रेड्डी, बलबीर सिंह कट, अनीश कपूर और कंवल कृष्ण, और लास्ट में है DP राय चौधरी। तो जो आपके स्मारकीय के लिए मतलब कि जो है के लिए विख्यात है, तो वो आपको बताने के लिए जिनकी पेंटिंग जो है काफ़ी स्मारक के रूप में जिनको रखा गया है, जिनकी मूर्तियों को रखा गया है, उनके नाम बताने हैं। तो सबसे पहले है आपका जो है बलबीर सिंह कट जी है, और आपके अनीश कपूर है, और लास्ट में है DP राय चौधरी। तो ये तीन ऐसे कलाकार हैं, बलबीर सिंह कट, अनीश कपूर और DP चौधरी, जिनकी जो भी कृति रही है, जो भी इनमें शिल्प आकृतियाँ रही है, वह काफ़ी स्मारकीय के रूप में लगते हैं। तो इस तरह से BCD ऑप्शन नंबर BCE पे है DP चौधरी, तो BCE, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 64 क्वेश्चन की तरफ। उड़ीसा शैली का निम्नांकित में से कौन सा मंदिर अन्य मंदिरों के सादृश्य शिखर के बिना त्रिरथ शैली का है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है परशुरामेश्वर मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, अंबरनाथ मंदिर या मुक्तेश्वर मंदिर। तो इसमें कहा गया है कि जो उड़ीसा का जो मंदिर है वह कौन सा है जिसमें त्रिरथ शैली के बिना है, जो उसके साथ नहीं बना है। तो वो है आपका परशुरामेश्वर मंदिर, जो कि आपके उड़ीसा में स्थित है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 65 क्वेश्चन की तरफ। जब अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ तो निम्नांकित में से किस चित्रकार ने विश्व के लोकतंत्र के लिए सुरक्षित रखने हेतु लगभग 700 पोस्टर और प्रचार सामग्रियों का निर्माण किया था। तो इसमें सबसे पहले है आपका जेम्स मॉन्टगोमरी फ्लैग, चार्ल्स डाना गिब्सन या ऑटो लेहमैन या जूलियन गिबकेंस। तो इसका जो सही आंसर है तो वो थे आपके जो है जेम्स मॉन्टगोमरी फ्लैग। तो
ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन, निम्नलिखित फॉन्ट्स में से सही सैन सेरिफ फॉन्ट्स को चुनिए। तो ऑप्शन में दिया गया है आपका प्लेटिनो, यूनिवर्स, बास्करविले, हेलिवेटिका या अवंत गार्डे। तो इसमें से जो आपके सेरिफ सन सेरिफ जो फॉन्ट्स हैं तो वो आपको बताने हैं। सबसे पहले जो आपका यूनिवर्स है, और फिर है आपका जो है हेलिवेटिका है, और फिर आपका अवंत गार्डे है। तो इस तरह से बी डी ई, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 67 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कलाकारों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कुछ आपको कलाकार दिए गए हैं तो उसको आपने सही सीक्वेंस में लगाना है। जोगेंद्र चौधरी, भूपेन खक्कर, मीरा मुखर्जी और नलिनी मालिनी। तो इसमें जो सही जो सीक्वेंस है, सबसे पहले जो अगर हम जो बात करते हैं इनके बर्थ की, तो सबसे पहले जो आपके जोगेंद्र चौधरी है, इनका जो बर्थ होता है वो होता है 399 में, और फिर उसके बाद है भूपेन खक्कर, और इनका जो बर्थ है वो 1934 है। और मीरा मुखर्जी का जो बर्थ है वो 1923 है। तो ये काफ़ी बड़े हैं मीरा मुखर्जी। और फिर लास्ट में है आपकी नलिनी मलानी, और इनका जो बर्थ है वो आता है 1946 में। तो इस तरह से जो सबसे पहले आते हैं वो आते हैं आपके मीरा मुखर्जी। तो सी ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस तरह से सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 68 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे भी आपने आपस में इसका मिलान करना है। तो सूची 1 में कुछ राइटर्स के नाम दिए गए हैं, और सामने उनकी जो कुछ है बुक्सों के नाम दिए गए हैं। जैसे जो पहले सूची 1 में है G.E. लेसिंग, कांट, हिगेल, एड्रे, सेसिल ब्रिडले, और लास्ट इसकी जो सामने दिया गया है वो है डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, और फिर है ऑर्गेनिक थियरी ऑफ आर्ट, फिर है क्रिटिक ऑफ जजमेंट। तो सबसे पहले आते हैं G.E. लिसनिंग। तो जो G.E. लिसनिंग है, इनका संबंध जो इन्होंने लिखी है लाओकून, इन्होंने लिखी है लाओकून। तो ए का टू कहाँ पे है? हाँ, ए का टू जो है यहाँ पे एक ही इस पे है, तो हम इसको मान सकते हैं। फिर आते हैं आपके कांट का है आपके क्रिटिक्स ऑफ जजमेंट, और फिर उसके बाद आते हैं आपके हिगल का है आपका डायलेक्टिक और मेटेरियलिज्म, और लास्ट में बोलते हैं आपके जो है ब्रिडल का है आपका जो है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ आर्ट। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 69 क्वेश्चन की तरफ। मानव जीवन में नाटक कला की महत्वता संबंधी ग्रंथ नाट्य शास्त्र का लेखन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये तो बहुत ही आसान है। तो ये है आपके भरत मुनि के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 70 क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें दिया गया है धातु की ढलाई करते समय योजित धातु की स्थूलता को बनाए रखने के लिए धातु का वह उपकरण जो कोर को धारित है तथा अपने सही विन्यास में इसे ढाल देता है उसे कहा जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में दिया गया है कोर अमरेचर, इन्वेस्टमेंट अमरेचर, कोर पिन या इन्वेस्टमेंट मोल्ड। तो उसको हम कहते हैं आपके जो कोर पिन, उसको हम कहते हैं कोर पिन, जो धातु की ढलाई करते समय योजित धातु की स्थूलता को बनाए रखने के लिए धातु का उपकरण जो कोर को धारित करता है तो उसे हम कहते हैं कोर पिन, और अपने सही विन्यास से इसे ढाल देता है तो उसको हम कोर के पिन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 71 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया गया है कुछ सूची 1 है और सूची 2 को आपस में सुमिलित करना है। तो सबसे पहले सूची 1 में दिया गया है आपको स्टोन के सतह को घिसाई के लिए उपयोग में लाने वाला पाउडर। तो वो कौन सा है? तो वो है आपका कार्बोरंडम पाउडर। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 में है नीचे। तो उसके बाद आता है आपका जो है किसी स्टोन की सतह पर जब गम इच लगाया जाता है तो बुलबुले प्रकट होते हैं। तो ये कहाँ होते हैं? तो ये होते हैं आपके जो है इफ्रोवसेंस में। फिर होता है किसी चित्र को प्राप्त करने के लिए किसी पाषाण या प्लेट को स्वच्छ करने या पुनर्सुग्राह बनाने वाला द्रव्य। तो वो होता है आपका काउट्रेच,
और फिर लास्ट में है स्क्रैपर बोर्ड्स के निर्माण में प्रयुक्त स्प्रेड ठोस लकड़ी जो है तो उसे हम कहते हैं वेनेलैक्स। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। सॉरी ये सी है, सी पे टिक लगाना है हमने, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 72 क्वेश्चन की तरफ, और इसमें दिया गया है किसी व्यक्ति, पशु, घटना या किसकी वस्तु की आकृति का अथवा आकृति का वास्तविक अथवा काल्पनिक चित्रण कहलाता है। तो वो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब कि कोई भी चाहे व्यक्ति हो, पशु हो, घटना हो, कुछ भी चीज़ हो, उसका जब हम जो है एक काल्पनिक या जो है वास्तविक चित्र जब हम जो है बनाते हैं तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कैरिएचर। तो ऑप्शन नंबर ए कैरिएचर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 73 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया गया है प्रसिद्ध मूर्ति किरातार्जुनीय गंगावतरण मामलापुरम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ये है आपके पल्लव मूर्ति कला का। तो पल्लव बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 74 क्वेश्चन। फड़ पेंटिंग निर्माण की चरणबद्ध प्रक्रिया को चिन्हित कीजिए। तो जो आपकी फड़ पेंटिंग है, नेक्स्ट है 74 फड़ पेंटिंग निर्माण की चरणबद्ध प्रक्रिया को चिन्हित कीजिए। तो आपको कुछ प्रक्रिया दी गई है, उसको आपने सही सीक्वेंस में लगाना है, और ये प्रक्रिया है फड़ पेंटिंग निर्माण की। तो सबसे पहले दिया गया है इसमें पत्थर की सहायता से सतह को मुलायम किया जाता है। फिर है आपको हाथ से बुने हुए सूती कपड़े को रात भर पानी में भिगोए रखना। फिर है आपका फिर कपड़े को सख्त करने के लिए कल्फ लगाई जाती है तथा धूप में सुखाया जाता है। और फिर है आपका कपड़े पर बाइंडर के साथ प्राकृतिक रंगों का अनुरूप और मोटी कला रेखाओं द्वारा पूर्णतः प्रदान करना। तो सबसे पहले जो आता है इसमें वो आता है, सबसे पहले हम करते हैं कि हाथ से बुने हुए सूती कपड़ों को रात भर पानी में भिगो के रखता है। सबसे पहले हमने जो है ये काम करना होता है कि जितने भी जो हमारे जो हाथ से बने जो भी कपड़े होते हैं तो उनको हम जो है रात भर पानी में भिगो के रखते हैं। तो बी हमारा सबसे पहले जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो बी, उसके बाद आता है आपका सी। फिर हम क्या करते हैं, फिर कपड़ों को सख्त करने के लिए कल्फ लगाई जाती है तथा धूप में सुखाया जाता है। फिर उसको हम धूप में सुखाते हैं, पहले रात भर उसको पानी में भिगो के रखा और वो जो अपने हाथ से आपके सूत जो आपका बनता है और दूसरे दिन उसको फिर धूप में सुखा दिया। फिर क्या होता है, फिर होता है कि पत्थर की सहायता से उसको मुलायम करना, मतलब वो इतना हार्ड हो जाता है कि उसको सॉफ्ट करने के लिए हमें जो है पत्थर का उपयोग करना पड़ता है। और फिर लास्ट में क्या करते हैं, कपड़े पर बाइंडर के साथ प्राकृतिक रंगों का अनुप्रयोग और मोटी काली रेखाओं द्वारा पूर्णतः प्रदान करना होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं फड़ पेंटिंग का जो एक क्रमबद्ध निर्माण है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 75 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे भी आपको क्रॉस मैच करना है। तो जहाँ पे एक तरफ दिया गया है आपका फाउंटेन 1917 और फिर है यंग डांसर 14 ईयर्स ओल्ड जो कि 1880 से लेकर 81 तक है। और उसके बाद है आपका दिया हुआ बर्गर्स ऑफ कैलेस 1884 से लेकर 86 तक। और फिर लास्ट में है रिक्लाइनिंग फिगर 1929। और उसके सामने जो है इसके आर्टिस्टों के नाम दिए गए, जैसे कि अगस्त रुडीन हो गया, एडवर्ड देगा है, हेनरी मूर है और मार्शल दुशाम है। तो सबसे पहले जो आता है आपका, तो सबसे पहले जो है इसमें तो जो आपका 14 फाउंटेन जो 19 है तो 1917 है। तो ये जो है आपका जो है वो मार्शल दुशे का है। तो ए का फोर कहाँ है, इसमें दो जगह पे है तो भी हम नहीं बता सकते हैं। उसके बाद है जो 18 यंग डांसर 14 ईयर्स ओल्ड जो है ये आपकी देगास की है। तो सेकंड का टू जो है कहाँ पे हमारे पास, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। और सी का जो है आपका 1 आ जाएगा। तो सी में दिया गया है बर्गर्स ऑफ कैलेस और इनका है अगस्त रोडिन का है। और लास्ट में बचते हैं आपके जो डी का 3 और ये है आपका जो है रिक्लाइनिंग फिगर जो होती है वो हेनरी मूर की होती है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं
6 क्वेश्चन की तरफ। तो सूची 1 और सूची 2 इसमें दिए गए हैं। तो सूची 1 में दिया गया है उत्कीर्ण छपाई इंटीग्रल प्रिंटिंग, वुड कट, लिनो कट, कोलियोग्राफ, क्रोमोलिथोग्राफ, और इसके सामने है रिलीफ प्रिंटिंग, मल्टी कलर लिथोग्राफ, मृदु मृदु मृदुतल है ये, सॉफ्ट ग्राउंड, और जो चिपकाई गई आकृतियाँ। सबसे पहले आता है आपका इंटीग्लियो जो होता है। आप सभी को पता है कि इंटीग्लियो जो पेंटिंग होती है वह जो एक सॉफ्ट ही ग्राउंड में की जाती है। तो ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 कहाँ पे है? तो ए का 3 दो जगह पे है। तो चलो हम आगे चलते हैं पहले। फिर आपका जो लिनो कट है, वुड कट या लिनो कट जो होती है वो आपकी रिलीफ प्रिंटिंग होती है। तो बी का 1, तो बी का 1, ए का 3 और बी का 1। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो सही जा रहा है। और फिर है सी का 4, मतलब कि जो आपकी कोलियोग्राफी है वो गत्ते पर चिपकाई गई आकृति होती है। आपको पता है कोलियोग्राफ जो होता है। और जो आपका क्रोमोलिथोग्राफ होता है तो वो होता है मल्टी कलर लिथोग्राफ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 77 क्वेश्चन की तरफ। भारतीय कला की एंग्री यंग मैन किसे कहा जाता है? तो उसकी जन्मशती वर्ष 2024 में मनाई जा रही है। मतलब ये पिछला क्वेश्चन है तो पर इसमें आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया गया है MF हुसैन, KG रामानुजम, FN सूजा या SH रजा। तो वो है आपके FN सूजा जो है इनको ही जो है एक एंग्री यंग मैन कहा जाता है। और इस तरह से जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। इनका जन्म जो है वो 1924 को हुआ था। और इसी तरह से जो है 2024 में इनकी 100 जन्मशती, इनकी 100 साल इनको कंप्लीट हो गए थे इनके बर्थ के। तो इस तरह से इसको हम अभी सेलिब्रेट करने वाले हैं। मतलब कि वैसे ये हो चुका है पर चलो मैं पिछला पेपर रिवाइज करा रही हूँ। तो ये इस तरह से जो है FN सूजा का है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 78 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। सूची 1 में है श्री कुमार, जयदेव, बिहारी कल्हण, और उसके सामने है सत्सई, राजतरंगिनी, शिल्प रतन और गीत गोविंद। तो सबसे पहले आपकी जो है श्री कुमार है। श्री कुमार ने लिखी है शिल्प रतन लिखी है। फिर आपके जयदेव को तो आप सभी को पता है कि गीत गोविंद जो है वो जयदेव का है। ए का 3 और ए का 3 एक ही ऑप्शन है, और बी का 4, ठीक है। फिर थोड़ा सी का 1 आता है, मतलब बिहारी ने सच्चाई लिखी है, और कल्हण की क्या है? राजतरंगिनी है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। तो इस तरह से बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 79 क्वेश्चन की तरफ कि प्रसिद्ध लिनोकट कृति रिफ्यूजी चिल्ड्रन की रचना निम्नांकित में से किस कलाकार की है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है रमन चक्रवर्ती, नंदलाल बोस, चित्तौड़ प्रसाद और हरेंद्र दास। तो ये तो बहुत ही आसान है। तो वो है आपके चित्तौड़ प्रसाद, जिनका बर्थ 1915 को जो है आपके पश्चिम बंगाल कोलकाता में हुआ था। और बाद में इनकी मृत्यु, इनकी जो पश्चिम बंगाल में इनका जो है जन्म हुआ था, और बाद में जो है कोलकाता में 1978 में जो है इनकी डेथ हो गई थी। तो ये जो है बहुत अच्छे जो एक प्रिंट मेकर के रूप में काफ़ी फेमस हुए थे, और इन्होंने जो है बहुत ख्याति प्राप्त की है चित्तौड़ प्रसाद जी ने इस प्रिंट मेकिंग के उपलक्ष्य में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 80 क्वेश्चन। कांगड़ा शैली की निम्नलिखित में से कौन सा चित्र बिहारी की सतसई के दोहों पर आधारित है? तो आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है कृष्ण लीला इन द स्प्रिंग, गीत गोविंद, या राधा ऑफ रिंग लस्सी टू कृष्ण, या अकबर एक्सेप्टिंग रैंसम, या द मंकी एंड द कश्मीर बियर। तो जो कृष्ण कांगड़ा शैली के जो भी चित्र रहे हैं तो वो रहे हैं राधा कृष्ण इन द स्प्रिंग गीत, राधा कृष्ण इन द स्प्रिंग गीत गोविंद। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 81 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे भी निम्नलिखित कृतियों को उनके रचना काल वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कुछ आपको यहाँ पे कृतियाँ दी गई है, उसको सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले दिया गया है सेल्फ पोर्ट्रेट इन ए वेलवेट कैप रेम्ब्रा। फिर है मेडोना विद 4 वर्जिन सेंट्स इन ए गार्डन। और फिर है क्लाउन एंड द
फ्लाइंग स्वाइन्स कृष्णा रेड्डी, और फिर लास्ट में है डायमंड सूत्र। तो सबसे पहले जो आते हैं इसमें वो आते हैं डायमंड सूत्र। सबसे पहला जो है वो डायमंड सूत्र है। तो डी कहाँ पे है? डी दो जगह पे है। फिर आते हैं आपके मेडोना विद फॉर वर्जिन सेंट्स इन ए गार्डन, तो ये आपका दो। तो डी बी जो है ऑप्शन नंबर ए में है। और फिर आप आते हैं आपके सेल्फ पोर्ट्रेट इन ए वेलवेट कैंप रेम्ब्रा, और फिर आते हैं लास्ट में आपके क्या आते हैं नंबर सी पे क्या है? ये छिप गया है थोड़ा सा। सी पे है आपका क्लाउन एंड द फ्लाइग स्वाइन्स कृष्ण रेड्डी। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 82 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित रंगों को प्राथमिक रंगों से आरंभ करते हुए चतुक्ष यानी कि क्वांटरनी रंगों तक के सही अनुक्रम का व्यवस्थित कीजिए। तो कुछ आपको रंग में इसको सही रंग से इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो इसमें दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है आपका स्लेट ब्लू ग्रे, नीला ब्लू, सेज ग्रीन, ग्रे, बैंगनी, पर्पल। तो इसमें शायद इस वाला जो इसका जो ऑप्शन है शायद वो मैं नहीं इस पे आपको दे पाई, पर इसका जो इसमें जो भी है तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो है सबसे पहले है इसमें जो आपका ब्लू है तो वो ब्लू भी है, ब्लू है। सबसे पहले जो आता है आपका ब्लू आता है, उसके बाद आपका पर्पल आता है। नंबर 2 पे आपका पर्पल है, और नंबर 3 पे आपका स्लेटी जो स्लेट होता है ब्लू ग्रे, और फिर नंबर 4 पे आपका ये वाला है सेज ग्रीन ग्रे। तो बी डी कहाँ पे है? बी डी करके ये वाला जो इसका सीक्वेंस है, अब इसमें नंबरिंग तो मुझे नहीं पता चला, इसमें ऑप्शन में इस ऑप्शन में इसमें नहीं दिया गया है, या मैं इसमें टाइप करना भूल गई हूँ, या एक चीज़ इसमें स्किप हो गई है। तो लेकिन जो इसका जो सही सीक्वेंस है वो यही है कि सबसे पहले आपका ब्लू आता है, फिर आपका पर्पल आता है, और फिर आपका स्लेटी यानी कि ब्लू ग्रे होता है, और फिर आता है आपका लास्ट में जो है सेज यानी कि ग्रीन ग्रे होता है। तो इस तरह से ये इसका सही आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। सूची 1 में दिया गया है एक त्रिविमीय चित्र जो अंतराल में जादुई रूप से तैरता हुआ प्रकट होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं होलोग्राम। तो वो होलोग्राम की तरह वह होलोग्राम होता है जो हमें एक पास से एक तैरता हुआ प्रकट आता है जो त्रिआयामी होता है, तो उसे कहते हैं होलोग्राम। नेक्स्ट है वह इलस्ट्रेशन जो किसी पुस्तक के शीर्षक पृष्ठ या अनुभाग के सम्मुख होता है, तो उसे कहते हैं अग्रभाग, फ्रंट स्पेस। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो सी पे है पुस्तक की संक्षिप्त भूमिका जिसमें इसके विषय और उद्देश्य आदि के बारे में उल्लेख होता है, तो वो होता है आमुख। वो एकदम से सामने होता है तो उसे हम आमुख कहेंगे। उसके बाद लास्ट में दिया गया है किसी पृष्ठ के शीर्षक और कोर से दूरी जिस पर अध्याय का शीर्षक आदि होता है उसे कहते हैं सिंक कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 83 क्वेश्चन 83 के बाद 84 क्वेश्चन है हमारा। तो वो है किसी अभिकल्प या कृति में दो या दो से अधिक समान या असमान महत्व वाले घटकों का स्पष्टतः सुव्यवस्थित व्यवस्थापन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ऑप्शन में है रिदम, हार्मनी, कंट्रास्ट या बैलेंस। तो उसको हम जो है उसको हम कहते हैं आपका बैलेंस। तो डी बैलेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन। सतीश गुजराल की कलाकृतियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपको सतीश गुजराल की जो कृतियाँ हैं वो बतानी है। तो ऑप्शन में दिया गया है खिलाड़ी, डिवोटी, शक्ति और गणेश, द चेज या प्लेसमेंट। तो प्लेमेंट्स हैं। तो सबसे पहले जो आपका आता है तो वो है आपका खिलाड़ी जो है इनकी कृति है, और उसके बाद जो है शक्ति और गणेश भी सतीश गुजराल की पेंटिंग रही है, और लास्ट में आपका है द प्लेमेंट। तो ACE ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन।
2D प्रिंट मीडिया डिज़ाइन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है 3D मैक्स, इंडाइजनिंग, इन इंडी डिज़ाइन, इन डिज़ाइन, इलस्ट्रेटर, ब्लेंडर या कोरल ड्रॉ। तो जिसमें हम जो 2D प्रिंट का डिज़ाइन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है तो वो है आपका जो ये है इन डिज़ाइनर भी है, इलस्ट्रेटर भी है और आपका कोरल ड्रॉ भी है, जिसमें हम जो है कोई भी डिज़ाइन हम इजीली कर सकते हैं। तो वो ये तीनों है BCE। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 87 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखन वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उनको आपने सही सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले है आपका मानसार, चित्र लक्षण, नाट्यशास्त्र और सम्रांगण सूत्राधार। तो जो सबसे पहले जो आपको पता है कि जो इसमें सबसे पहले आपका जो है वो नाट्यशास्त्र है, जो कि पहली शताब्दी में जो है वो लिखी गई थी। ईसा पूर्व जो है 1st सेंचुरी में इसको लिखा गया था। और उसके बाद आती है आपकी मानसार जो है वो 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में लिखी गई है। और उसके बाद आती है आपकी चित्र लक्षणा, और इसको जो लिखा गया है वो भी 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में लिखा गया है। और लास्ट में है आपके सम्रांगण सूत्राधार जो है, और इसको जो है 11वीं शताब्दी के में लिखा गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा BCABD बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 88 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया कि भौतिकी विज्ञान रंग सिद्धांत फिजिक्स कलर थ्योरी का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है डॉक्टर वुंच, डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर डेविड, डॉक्टर डार्विन। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपके डॉक्टर न्यूटन। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन। किंताई ब्रिज नामक प्रसिद्ध कृति के प्रिंट मेकर्स निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको बताना है। तो वो है हिरोशिगे, उतामारो, हकुसाई या उकियो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हिरोशिगे। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 90 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे भी जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ आपने सुमिलित करना है। तो सूची 1 में दिया गया है रोमन टाइप फेस, प्राचीन रोमन टाइप मुख, और फिर है डेकोरेटिव टाइप फेस, फिर है कर्सिव टाइप फेस, और उसके बाद है स्क्वायर सेरिफ टाइप फेस, चौकोर नोक फलक प्रकार की मुखाकृति जिसकी होती है। और इसके सामने दिया गया है अर्नाल्ड, रॉकवेल, गैरेमांड और मुरे हिल। तो सबसे पहले जो आपका ये ओल्ड रोमन टाइप फेस जो है ये आपका जो है वो गारेमांड का है, जो कि बहुत बार ये क्वेश्चन भी बहुत बार जो पूछा गया है। तो वो है आपका गारेमांड का है। और उसके बाद जो आपका जो है डेकोरेटिव टाइप फेस जो होता है वो आपका होता है रॉकवेल का, सॉरी वो आपका होता है अर्नाल्ड का। और फिर है आपका जो है कर्सिव टाइप फेस जो होता है वो रॉक वेल का होता है। और जो आप स्क्वायर सेरिफ है वो आपका टाइप फेस जो होता है वो आपका मुरे हिल का है। स्क्वायर फेस जो है आपका, सॉरी जो आपका स्क्वायर फेस जो है मैंने आपको बता दिया। कर्सिव टाइप जो है ये आपका है मोर कोल का, और जो आपका सेरिफ फेस है वो आपका जो है रॉक वेल का है। तो इस तरह से ए का थ्री आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एक जो कृति दी गई है उसको आपने पहचानना है, जो जैसे कि आपकी यहाँ पे ये वाली कृति है। तो इसको देख के इससे संबंधित आपने क्वेश्चनों को देखना है। तो इसमें सबसे पहले क्या पूछा गया है कि ये जो चित्र है वह चित्र का शीर्षक क्या है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है ग्रामीण, भूमि का नियम, मड़ाई यानी कि थ्रेशिंग, या हार्वेस्टिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका थ्रेशिंग, मतलब कि इसमें थ्रेशिंग करते हुए इस चित्र में दिखाया गया है। तो इसको आप दे सकते हैं, पर थोड़ा सा जो है वो सही इसकी पिक्चर क्वालिटी नहीं है, बट ये जो है ये आपका थ्रेशिंग है। फिर नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदत्त पेंटिंग का माध्यम क्या है? तो जो ये पेंटिंग है ये बनाई गई है आपके टेम्परा कागज में, मतलब कागज में टेम्परा में इसको बनाया गया है। और फिर पूछा गया है कि दी गई पेंटिंग की रचना वर्ष निम्नांकित में से कौन सा है? अभी ये कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1944 में। नेक्स्ट जो है आपका 94 क्वेश्चन।
इस पेंटिंग के कलाकार किस कला स्कूल से संबंधित हैं, तो वो आपको बताना है। तो वो थे आपके जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। अब इसके आर्टिस्ट का नाम बताना है। एक्चुअली में जो पेंटिंग है वो के हेबर के द्वारा बनाई गई थी। तो के हेबर जिनका जन्म 1925 ईस्वी में जो है वो हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था, और इनका बर्थ जो है ये कर्नाटका में हुआ था। 1925 नहीं है, 1912, ये 1912 में 1912 में इनका बर्थ जो है वो आपके कर्नाटका में हुआ था। तो इस तरह से के हेबर यहाँ पे इसका आंसर है, उनकी ये कृति रही है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 96 से लेकर 100 तक के क्वेश्चनों में। तो यहाँ पे आपके सामने एक स्टैचू दिया गया है। एक्चुअली में ये जो प्रकार से जो है वो एक गणेश की तरह ही एक आकृति है, बट ये आपको बताना है कि किसका है ये। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है उपयुक्त मूर्ति शिल्प के कलाकार का नाम बताओ। तो इसका जो मूर्तिकार है वो बताना है। ऑप्शन में दिया गया है धनराज भगत, पीवी जानकीराम, शंकु चौधरी या एस नंदगोपाल। तो इसका जो इसके शिल्पी रहे हैं वो है पीवी जानकीराम। पीवी जानकीराम की जो है ये बनाई गई एक गणेशा मूर्ति है, और गणेश पे इन्होंने जो है वो मूर्ति बनाई है। अब नेक्स्ट पूछा गया है कि इस मूर्ति के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया गया है। तो वो है आपका ऑक्सीकृत तांबर की चादर और तार का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 98 क्वेश्चन की तरफ कि दी हुई मूर्ति शिल्प किस संग्रहालय या दीर्घा में रखी गई है। तो ये रखी गई है आपके नई दिल्ली ललित कला अकादमी, नई दिल्ली में इसको, सॉरी ये यहाँ पर ये है आपका नगमा, ये है आपके नगमा NGMA न्यू दिल्ली राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, NGMA नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसको वहाँ पे जो है इस मूर्ति को रखा गया है। नेक्स्ट है कि प्रदत्त मूर्ति की तकनीक को चिन्हित कीजिए कि ये किस तकनीक में इसको बनाया गया है। तो ये क्या है, ये वेल्डेड स्कल्पचर है, मतलब इसको वेल्ड किया गया है, इसको कई तरह से जो है जोड़ के वेल्डिंग करके इसको बनाया गया है। और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इस मूर्ति का निर्माण किसके दशक में हुआ था। और ये हुआ था आपका 1970 के दशक में इसका निर्माण किया गया था। और ये जो है गणेश की मूर्ति है, मूर्ति शिल्प है, जो कि आपकी पीवी जानकीराम जी की है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की पूरी 100 क्वेश्चनों की वीडियो, और आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जहाँ पे हम फिर से जो है वो जून 2024 का मैं क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।